हेलो फ्रेंड, दिस इज़ शुभम हियर एंड स्वागत करता हूँ आपका गुप्तास क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। और एक्चुअली मैं कुछ बीमार वगैरह सा हो गया था काफ़ी टाइम तक, और ऐसा था कि मेरे को थोड़ा रेस्ट पे जाना पड़ा। और वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मैंने अपना जॉब वॉब से भी थोड़ा ब्रेक लिया था, और अब थोड़ा सही हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को मैं कंटिन्यू करूँ दोबारा से, जस्ट बिकॉज कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए हम जो पहले सोच रहे थे चीज़ें, वो अब आगे हो सकती हैं। मे बी शायद नवंबर और दिसंबर में जब भी पेपर हो सकता है, हमें उसके लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम कोर्स बाय कोर्स चलेंगे, बिल्कुल सिलेबस बाय सिलेबस चलेंगे। और इसमें कोई लाइक चीज़ें किसी को एक एक पॉइंट पे हम सिलेबस को आगे बढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। लगभग ये हमने सिलेबस है जो आपका कॉमर्स का है, तो हमने यहाँ पे से ये वाला यूनिट लगभग ख़त्म कर दिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी थी। कुछ पॉइंट इसमें रह गए होंगे, वैसे तो ये सब चीज़ें हमने कर दी थी। आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, है ना। और ये हमने सभी चीज़ें ख़त्म कर दी थी, और कुछ नहीं होंगी तो हम आगे देखेंगे। ये हमने कंसेप्ट वगैरह भी कुछ पढ़ लिया था, और इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह रह गए हैं एनडीएस और जीएसटी वगैरह की। जो भी चीज़ें हम आगे करेंगे, नो डाउट। बट अब मैं क्या सोचा, मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं जो नीचे वाला पोर्शन है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, उसको सेट ऑफ करते हैं, है ना। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि बहुत सी ये चीज़ें हैं, एक मिनट, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं। एक मिनट। हम्म, एक मिनट दे दीजिए। एक मिनट, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म, ये स्टॉप कर रहा हूँ तो स्टॉप नहीं हो रहा। अब सही। नाउ इट इज़ फाइन। नाउ इट इज़ फाइन इनफ so that we can conclude our things। ठीक है, मैं अपनी चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ, एक निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, जस्ट बिकॉज कि आपका जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं, उसका जो उनका जो होता है वो अकाउंट्स का जो पोर्शन होता है, नो डाउट वो कहीं ना कहीं ओवरऑल ठीक ही रहता है ना। 11th 12th पढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन आफ्टर स्ट्रॉन्ग बेसिकली सबका ही रहता है। ठीक है, और बिजनेस स्टडीज़ वगैरह का भी रहता ही है लगभग। बट अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि हमारा जो जो पैटर्न है, जो मतलब बाकी के सब्जेक्ट है ना, आप इसमें चीज़ों में देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करने चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, वेयर इज कॉमर्स सिलेबस। कॉमर्स सिलेबस कहाँ है? कॉमर्स कॉमर्स ये रहा। नहीं नहीं, इसके बाद है। ये रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, हम जो नीचे वाला पार्ट है, जिसमें से थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे, नो डाउट थ्योरी से ही मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, है ना। तो हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला पार्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मे बी आज, और इसके अलावा एक क्लास और में इस वाला पार्ट में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर मार्केट देखेंगे। फिर और जो भी इजी इजी टॉपिक होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, वो धीरे धीरे करके हम नीचे से जो पोर्शन है थ्योरी का, है ना, उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय की बर्बादी करे हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और ये लेक्चर होने वाला है आपका क्या पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। अब मेरे पे थोड़ा रिसोर्सेज वगैरह की भी एक तो थोड़ी कमी रहती है, और थोड़ा ये है कि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पीडीएफ बना दी है चीज़ों को, नोट्स को कंपाइल्ड करके। तो आपको इसी में से पढ़ना है, और जी मैंने बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट में है, और बिल्कुल
ईजी फॉर्मेट में है और बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे समझा दूंगा। पीडीएफ में आपका ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको पढ़िए, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए, जितना एक एक पॉइंट सिलेबस से कवर हो रहा है वो सभी चीज़ें करा दूंगा नोट। और विश्वास मानिए आपके जो सिलेबस है या आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से कुछ भी मिस नहीं होएगा। ठीक है, चलें, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जस्ट बिकॉज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब पार्ट हुआ करता था वो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो बाद में ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक अलग सब्जेक्ट, अलग डिसिप्लिन की तरह इसको लेके आए, बट उससे पहले जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो उस इकोनॉमिक्स के बाद जब ये एज अ सब्जेक्ट बना था तो इसको हम क्या बिजनेस फाइनेंस के नाम से ही जानते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या है। मनी रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी इज नोन एज फाइनेंस। और फाइनेंस का मतलब क्या? फाइनेंस का मतलब ही यही होता है कि हमें क्या करना है। फाइनेंस का मतलब ही ये है कि हमें हमें क्या करना है, प्रोक्योरमेंट करना है फंड्स। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या? प्रोक्योरमेंट का मतलब ये हो गया कि हमको फंड्स को ऑब्टेन करना है ना। हमें जो भी अपना धंधा है, जो भी बिजनेस है, उसमें जितना भी हमें अपना मतलब फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें कहाँ से हासिल करना है और या कहाँ से हासिल होगा, उसी के संदर्भ में हम फाइनेंस टर्म का यूज मोस्टली करते हैं। ठीक है, ओके, ये आपका समझ में आया था। चले आगे। तो इधर वो कह रहा है कि मनी, अगर हम मनी रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी, अब कोई भी एक्टिविटी करिए आप, चाहे इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है ना। हमें अपनी रोजंदारी में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी एक्टिविटी, पर यहाँ पे जो एक्टिविटी की बात कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब भी कभी हमें फाइनेंस की नीड पड़ेगी, ठीक है, मनी की नीड पड़ेगी, तो उसको हम कैसे, किस टर्म से यूज़ करेंगे? फाइनेंस टर्म से यूज़ करेंगे। एवरी एक्टिविटी वेदर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक रिक्वायर्स मनी टू रन इट। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है सिर्फ कि जिसमें मनी टर्म्स इन्वॉल्व हो। ये टर्म मैंने पहले की क्लासों में हल्के फुल्के चीज़ों में समझा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि छोटे छोटे टर्म को दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिसमें कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट है ना। और नॉन इकोनॉमिक वो जो इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि इसमें सोशल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, जैसे प्यार मोहब्बत में आपने किसी के लिए कुछ कर दिया तो वो वाली एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। या फिर अपनी रोजंदारी की कोई चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, तो हर एक्टिविटी में जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको क्या कह सकते हैं? उसको हम फाइनेंस कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस। अब बिजनेस फाइनेंस का टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? बिजनेस फाइनेंस का टर्म का मतलब मैंने बता दिया था कि जब भी आप प्रोक्योरमेंट करेंगे फंड्स को प्रोक्योरमेंट करने का मतलब ये है, जब भी आप अपने जो बिजनेस खोल रहे हैं और बिजनेस में लगाने वाला पैसा वो आप कहीं से भी लेके आते हैं, चाहे आपका खुद का निजी हो या आपने क्रेडिट पे कहीं से उठाया है। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं, उस पैसे को हम फाइनेंस कह सकते हैं या बिजनेस फाइनेंस कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मनी या फिर क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस मतलब पैसा लेके हमने बिजनेस में कहीं बाहर से लगाया। इट इज़ प्रोक्योर्ड एंड यूटिलाइज फॉर बिजनेस पर्पस। अब जब भी हम फाइनेंस को लेके आएंगे भाई, किसी से पैसा लेके आएंगे तो हम क्यों लाएंगे? जस्ट बिकॉज हम इसीलिए लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसे की नीड है। ठीक, और फिर हम उसको किस में लगाएंगे? बिजनेस के पर्पस के लिए ही लगाएंगे। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस विल मेक द मीनिंग मोर क्लियर। जी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, इससे आपको जो मीनिंग है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सारे के सारे फंड्स इंक्लूड होते हैं। सारे के सारे फंड्स कैसे? जैसे बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फंड, मतलब जो भी हम प्रिक्योर कर रहे हैं, मतलब बाहर से उठा रहे हैं या निजी हम पे पैसा है अपने बिजनेस पे लगाने के लिए, ये दोनों ही पैसे मतलब लाइक ये दोनों ही चीज़ें कवर होंगी। अब खुद का पैसा क्या हो जाता है? खुद का पैसा हो जाता है आपका ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब, ओनर्स फंड हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं
थोड़े बहुत टर्म्स डिस्कस करेंगे। ओनर फंड का मतलब होता है कि अपना खुद का पैसा जो स्वामित्व है, और स्वामित्व कौन होते हैं, ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के या धंधे के, वो होते हैं आपके इक्विटी होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे ओनर्स फंड, या फिर बोरोड फंड्स भी हो सकता है। बोरोड फंड कि हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है बट कहीं ना कहीं से हमने उधार लेके लगाया है, तो जब भी हम उधार लेके लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे बोरोड फंड। तो बोरोड फंड दो तरीके से हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो सकती है एक तो, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में ये जैसे हमने डिवेंचर इश्यूज कर दिए, अब जब डिवेंचर इशू करेंगे तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट? तो इस तरीके से हम अपने जो जो भी हम बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फंड्स को रेस कर सकते हैं। ओके, चले आगे। अब फंड्स की रिक्वायरमेंट भाई बिजनेस में पड़ती है, तो क्या फंड की रिक्वायरमेंट हर तरीके के बिजनेस में पड़ती है? नो डाउट, ये बात सच है कि फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको हर तरीके के बिजनेस में पड़ेगी। चाहे आप कोई सा भी बिजनेस कर लो, बिना पैसे के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। ये हमने चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी कि लाइक आपको बिजनेस करना है तो वो बोलते थे ना कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, है ना, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। किसके लिए? जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी वही उसी से रिलेटेड है, रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर लार्ज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। ठीक है, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे लार्ज हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, चाहे बहुत छोटा भी हो, तब भी हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती हो, और या फिर और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हो। ये टर्म्स मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, तो इस पर हम दोबारा से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आगे चलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक वेरीज विद नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। अब वो कह रहा है कि ये जो बिजनेस फाइनेंस है, जो हमें फंड्स की ज़रूरत है, वो कैसे वेरी करता है। वेरी करना मतलब डिफर करना इन द सेंस कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफर करेगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, मतलब हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, क्या वो सीजनल बिजनेस है या फिर वो ऑल टाइम बिजनेस है ना। तो नेचर के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करेगा, नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी रहने वाली है। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा काम होगा लाइक सीजनल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस मतलब जैसे कि हम रेन कोट बनाते हैं, है ना, सीजनल बिजनेस हम जैसे कि सीजनल बिजनेस में ये कह सकते हैं हम कि हम सॉरी रेन कोट की ले लेते हैं हम विंटर गारमेंट्स, विंटर के वूलन गारमेंट बनाते हैं। तो वूलन गारमेंट के लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम चुनेंगे ना, आप ये तो है नहीं कि पूरे साल बना रहे हैं उसको, है ना। अगर आप तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस मतलब लाइक आपको भारत जैसे देश में अगर आपको वूलन गारमेंट्स का बिजनेस करना है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको पूरे साल बनाने पड़ेंगे कपड़े। आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए सीजनल इंडस्ट्री बन में जब भी आपका काम होता है, लेट सपोज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उतने ही टाइम आपकी वर्किंग होगी। पर एक ऑल टाइम बिजनेस है नेचर मतलब जैसे ऐसी कोई चीज़ जो ऑल टाइम बिजनेस में आती है, लाइक पूरे ऑल ओवर द ईयर वर्किंग करनी पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब जैसे ऑल टाइम बिजनेस में जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, लाइक हम ले सकते हैं कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे पेन मैन्युफैक्चरिंग हमारा कोई ब्रांड है, तो क्या पेन कोई सीजनल बेसिस पे काम आता है? नहीं आता, ये तो हमेशा काम आता रहता है ना। बच्चे बूढ़े और जवान सबको चाहिए पेन, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, है ना, हमें क्या करेंगी, इस तरह की चीज़ें बहुत फ़ायदे में, इस तरीके की चीज़ें से ठीक है। तो अब वो क्या कहता है, इसको आगे पढ़ते हैं। तो अब जैसे ही नेचर के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाएगा, लाइक फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और साइज अगर बिजनेस ऑपरेशन का बड़ा होगा तो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। छोटा साइज होगा तो छोटी रिक्वायरमेंट फंड्स, बड़ा साइज होगा तो बड़ी रिक्वायरमेंट। एक बार रीड कर लेते हैं,
द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। भाई बिजनेस फाइनेंस कैसे डिफर करता है, उस तरीके से डिफर करता है कि नेचर क्या है बिजनेस का और साइज क्या है बिजनेस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर द साइज ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। भाई किसी का बिजनेस ऑपरेशन का साइज ही बहुत छोटा है, लेट सपोज एक छोटी सी शॉप है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी। और अगर उसी के बेसिस पे हम कंपेयर करें, शॉप का कंपैरिजन हम शोरूम से करें, तो बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल विल बी द अमाउंट फॉर बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस, अगर लार्जर हो जाएगा तो लार्जर अमाउंट हो जाएगा बिजनेस फाइनेंस। ये मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ डाउट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई टाइम टू टाइम भी ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस में क्या कैसा टाइम चल रहा है, किस डिफ़िकल्टी टाइम है, कभी कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी टाइम भी हो, तो बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा रहती है। ये नहीं है कि मतलब लाइक कि किसी टाइम पे हमें ऐसा नहीं हो सकता कि कभी हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेरी तो करता है बट रिक्वायरमेंट हमें ऑल टाइम रहती है। मतलब कभी ज़्यादा है कभी कम है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट ज़रूरत हमेशा रहती है। ठीक है, हाँ देखिए अगले पॉइंट में वो वही बात कर रहे, रिक्वायर्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस। इज रिक्वायर्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, भाई कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब तक कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तब तक हमें फंड की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। अनलेस द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू curtail इट्स ऑपरेशन ड्यू टू एनी रीजन। जब तक कि मतलब तब तक तो चाहिए ही, मतलब जब तक बिजनेस ऑपरेशन रन कर रहे हैं। बट इन केस हम कोई बिजनेस ऑपरेशन को कर्टेल कर दें, कर्टेल इन द सेंस रिड्यूस करना या रिमूव कर देना या बंद कर देना, तो उस केसेस में क्या होगा, हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकता है कम हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, आपको याद होगा शायद ये बात है आपकी, हम्म, ये बात है आपकी, एक मिनट, इधर लिखते, ये बात है आपकी शायद से 2015 के आसपास की। क्या आपको याद होगा कि नेस्ले कंपनी है आपकी, सबको पता होगा। तो नेस्ले कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट का नाम है आपका मैगी, है ना। तो ये मैगी का जो प्रोडक्ट था, है ना, वो नेस्ले कंपनी ने क्या किया था 2015 में, इसको कर्टेल कर दिया था। एक तरीके से कर्टेल करना इन द सेंस बंद कर देना प्रोडक्शन, है ना, बिजनेस यूनिट, और ये प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, लाइक सपोज साल 6 महीने के लिए। क्यों, कुछ इसमें मतलब लाइक कुछ इशू था, लाइक कि उसमें तो वो MSG करके एक वो होता है अजीनोमोटो टाइप का, या कुछ भी मतलब एक इंग्रेडिएंट होता है उसकी, वो ज़्यादा थी। और एक चीज़ और थी उसमें शायद से, और कुछ भी था शायद, है ना। तो उस तरीके का कुछ ऐसा कुछ मटेरियल वो यूज़ कर रहे थे इंग्रेडिएंट में, जो मतलब अनहेल्दी था। तो ये चीज़ आपको शायद याद होगी। तो उस टाइम पे जब नेस्ले ने बंद किया था तो उसको बहुत सारा लॉस हुआ होगा, है ना। और लॉस के चक्कर में क्या था कि अब उनको क्या करना पड़ा था, अब उनको क्या करना पड़ा था, अपना जो यूनिट था, बिजनेस था मैगी का, वो थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ा। तो इस टाइप पे हम कह सकते हैं कि जब कोई बिजनेस रन कर रहा है, कोई अपने प्रोडक्ट को मान लो बंद कर दे, है ना, या अपनी जो जो प्रोडक्ट लाइन है, लाइक उसके 10 प्रोडक्ट थे पहले कंपनी के किसी चीज़ के, उसको घटा के वो 6 रख दे, 4 रख दे, 5 रख दे, तो उस केस में हो सकता है कि जो होगा बिजनेस फंड की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे कम हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। चले आगे, चलो अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट देखते हैं। सिग्निफिकेंस, मतलब इसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस फाइनेंस की आपकी, है ना, इसको देखते हैं। ठीक है, अब सही है।
बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब, यहाँ पे जो कह रहा है कि अगर कोई भी बिजनेस है तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट मतलब जब भी हमें वो स्टार्ट करना है, उसकी मतलब एस्टेब्लिशमेंट मतलब अगर कोई बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है और उसे बरकरार रखना है, तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इन शॉर्ट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। आगे क्या कह रहा है वो, फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली टू स्टार्ट द बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि उसको ऑपरेट करने के लिए भी चाहिए। ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइक जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, रोजाना का रॉ मटेरियल आएगा, उससे फिनिश गुड्स बनेगा, बनने के बाद फिर वो पैक्ड होगा, पैक्ड होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा अलग अलग चैनलों के माध्यम से, और फिर वो फाइनली कंज्यूमर को जाके मिल जाएगा। ठीक है। तो हर तरीके के मतलब चीज़ों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। अब उसके अलावा क्या, यदि किसी बिजनेस हाउस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना मतलब अपना दायरा बढ़ाना, पहले वो कोई 4 चीज़ें बनाते थे, अब वो 5 चीज़ें बना के बेच रहे हैं। ठीक है ना, सही कह रहा ना। जैसे एक एक पहले एक कंपनी थी, लाइक अभी भी है शायद से, एक सिस्का करके एक कंपनी थी, जिसका मोटो था लाइक उसका लो, क्या कहते हैं उसको, टैगलाइन। हाँ, उसकी टैगलाइन थी, सिस्का की टैगलाइन थी आपकी लाइट्स ईयर अहेड। लाइट्स ईयर अहेड करते उसकी एक टैगलाइन थी। तो ये पहले सिर्फ और सिर्फ CFL वगैरह ही बनाते थे, CFL इन द सेंस लाइट्स वगैरह। बट धीरे 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 ये कंपनी और भी प्रोडक्ट्स में घुसने लग गई, लाइक है ना, लाइक ये ट्रिमर वगैरह भी बनाने लग गई, और भी बहुत से प्रोडक्ट बनाने लग गई। बट हालांकि इनके वो वाले प्रोडक्ट इतने ज़्यादा मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट कहने का मतलब ये कि कंपनी ने एक्सपेंड किया था अपने आप को, वो CFL से अदर प्रोडक्ट पे भी बढ़ी, और अपनी उन्होंने जो प्रोडक्ट लाइन थी उसको इंक्रीज किया। तो यही चीज़ें हैं, लाइक है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये है कि लाइक कि जब भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा बिजनेस, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है अपने टाइम में, ऑपरेशन मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस आपका कोई टेक्नोलॉजिकली कोई किसी आपको मशीन को, है ना, या अपने कुछ सिस्टमों को अपडेट करना है, तो भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। एंड टू सिक्योर स्टेबल ग्रोथ, और अगर आपको कोई स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेबल ग्रोथ, सिक्योर स्टेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि लाइक कभी कभी ऐसा होता है लाइक मार्केट में कि आपके पास क्या है, लिक्विडिटी नहीं होती है आपके धंधे में। लिक्विडिटी इन द सेंस कि आपके पास एसेट्स तो बहुत हैं, फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत हैं आपके पास, है ना, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, फिक्स्ड एसेट बहुत हैं, बट आपके पास जो लिक्विड मनी है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो कम है ना। तो उस केसेस में आपको क्या होता है, कभी कभी बहुत सारा मतलब क्या है, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तो है ना, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, उसके लिए हमें क्या है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस अराइज बेसिकली टू ब्रिज द टाइम गैप। अब ये क्या कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस की जो ज़रूरत पड़ी, है ना, वो किस लिए ज़रूरत है, उसके लिए टू ब्रिज द टाइम गैप, टाइम गैप को ब्रिज करने के लिए। टाइम गैप का मतलब समझेंगे, टाइम गैप के अंदर सेंस है कि लाइक हमने सपोज करिए, हमने हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे फिनिश गुड बना देते हैं और उसको सेल कर देते हैं। अब मान लो हमने कोई गुड्स क्रेडिट पर सेल किया, हम्म, है ना, हम उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अरे इधर देखिए, इधर देखिए, देखो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और सेल कर दिया। सेल टाइप पे हुआ है, क्रेडिट पे सेल हो गया सपोज करो। ठीक है। तो अब क्रेडिट पे सेल हुआ है, और मान लो ये है कि अब क्रेडिट पे तो हमने सेल कर दिया, हम्म, और वो पैसा आएगा, मान लो 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 60 दिन बाद आएगा। तो हमें अभी बिजनेस में अभी पैसे की ज़रूरत है, तो भाई इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जो आपके पास जो अदर फंड रखा होगा, बिजनेस फंड रखा होगा, फाइनेंस जो रखा होगा, वो आपका काम में हम लेंगे ना, ताकि हमारा जो
ऑपरेशंस है, आपके बिजनेस ऑपरेशंस है, वो बंद ना हो जाए। समझ में आ गया? तो इसी को कहेंगे कि टाइम गैप जो बना चीज़ों में, उसको कम करने में आपका बिजनेस फाइनेंस बहुत मदद करता है। मैन्युफैक्चर रिक्वायर बिजनेस फाइनेंस टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन द परचेज ऑफ रैपिड मटेरियल एंड अदर सप्लाई फॉर प्रोडक्शन एंड रिकवरी ऑफ सेल्स। जो मैंने अभी समझाया वो वही पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया, मैन्युफैक्चर ने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे उसने कुछ प्रोड्यूस किया और उसको फिर बेच दिया, और अभी तक उसकी रिकवरी नहीं आ पाई है सेल की। अब रिकवरी नहीं आ पाई है तो भाई उसके पास कहीं ना कहीं इतना पैसा होना चाहिए ना कि अपना जो जो ऑपरेशन है वो उसको पूरा करता रहे। ऐसी ट्रेडिंग कंपनी में, ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडर रिक्वायर फाइनेंस टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन द परचेज ऑफ गुड्स एंड द रिकवरी ऑफ सेल। ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का तो कोई काम होता नहीं है, तो ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर भी अपना जो टाइम गैप है वो किस वो मैनेज कैसे करेगा, बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मैं 1 मिनट पानी पी लूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गला सूख गया था बोलते बोलते। ये समझ में आ गया ना? अब बिजनेस फाइनेंस की नीड क्या है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्पस के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है। सबसे पहले पर्पस है to acquire fixed assets. Every business organization, whether manufacturing or trading, needs finance to acquire some fixed assets. Manufacturers need finance to acquire land and building, plant and machinery, furniture, etc. कह रहा है कि हर एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें कोई ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है। सही बात है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, है ना? वहीं अगर कोई ट्रेडिंग का काम करना है किसी को तो उसके लिए फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी, बट ज़रूरत हर बिजनेस को होती है। तो उसमें कि फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ जाते हैं आपके, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर ट्रेडिंग का काम करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, गोडाउन चाहिए होगा, कोई शॉप चाहिए होगी, है ना, व्हीकल्स चाहिए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये आपके फिक्स्ड एसेट में आ जाते हैं। और इस सब का काम किससे होता है, इस सब का काम होता है आपका किससे होता है, फाइनेंस से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टू परचेज रॉ मटेरियल गुड्स। भाई आपको परचेज करना है रॉ मटेरियल, तो आपको फाइनेंस की नीड पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या है, आपको अपने फिनिश्ड गुड्स बनानी है। रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फिनिश्ड गुड कैसे बनाओगे, फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाओगे तो बेचोगे क्या, तो जाहिर सी बात है आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है टू रिक्वायर एक्वायर सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग। सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग मतलब कि आपको लेबर चाहिए, आपको कोई चीज़ बनवानी है तो उसके लिए लेबर चाहिए ना, और लेबर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्कर्स को, सुपरवाइज़र को, मैनेजर को, स्टाफ को क्या करनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। और सैलरी देनी पड़ेगी तो क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, टू मीट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द सेंस कि जो भी हम आप ऑपरेशंस कर रहे हैं बिजनेस के, है ना, तो उनको डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनको रन करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, साथ पड़ेगी पड़ेगी। क्या हो गया, जैसे हमें अगर ये कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं उनको, वाटर बिल्स हैं, ठीक है, टेलीफोन बिल है, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस ऑफ स्टाफ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है ना, एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। तो ये हो गए आपके ऑपरेटिंग। भाई धंधे को रन करने के लिए भी तो बाकी के साधन की ज़रूरत है ना, बिजली, पानी, है ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन बिल, ये सब चीज़ों के लिए अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट कैसे हल होगी, बिजनेस फाइनेंस मतलब फाइनेंस के थ्रू। ठीक है, टू अडॉप्ट, अगला है टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भाई अपग्रेडेशन हो गया, मान लो किसी चीज़ में अपडेट हो गया। आजकल तो भाई तुम देखते हो हर रोज़ नए नए फ़ोन आ जाते हैं, है ना, रोज नया एंड्रॉयड वर्जन कोई ना कोई लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई चेंज हो जाता है ना। तो जब चीज़ें अपडेट हो रही हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना नई चीज़ों को हायर करने के लिए, नई चीज़ों को एक्वायर करने के लिए। हुँ? तो वही से चीज़, वही पॉइंट इसमें लिखा है कि भाई उसमें के लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस की नीड पड़ेगी। अब कहोगे कि आप नहीं, हम हायर नहीं करेंगे, हम नई चीज़ें नहीं लेंगे, नई मशीन नहीं लेंगे। अगर आप नई मशीन नहीं लोगे तो आप बाकी धंधों से पीछे रह जाओगे, बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। तो आप कोई भी आउटडेटेड या ऑब्सोलीट एसेट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है,
ओके। अगला है टू मीट कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया, मतलब भाई अब बिजनेस है, बिजनेस रन कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सारे इवेंट्स वही होंगे जिसमें आपके अकॉर्डिंग होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, धंधे में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में जिसमें मतलब कोई अनसर्टेनिटी है या कोई ऐसी फोर्सीन प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है बट वो एक अचानक हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड रहती है। टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। भाई एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को ही आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जैसे आप क्या कर रहे हो कि पहले क्या करते थे आप, पहले आप लाइक थोड़ी कम यूनिट बनाते थे, बट आपने अब डिसाइड किया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बल्क में करनी है और ज़्यादा करनी है। जब बल्क में करनी होगी तो आपको क्या होगा, आपको और मशीनें चाहिए होंगी और लेबर चाहिए होगी। तो आपने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को बढ़ाया, और जब एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को आप बढ़ाओगे तो आपको क्या है की नीड होगी, आपको फंड्स की नीड होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब ये हो गया कि एक प्रोडक्ट तो आपका चल रहा है ना मार्केट में, आपने एक से ज़्यादा कोई और प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कुछ नई चीज़ों को लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फंड की नीड पड़ेगी, है ना। फंड जैसे मैंने अभी कुछ एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको क्या दिया था, मेरे को भी दिमाग से निकल गया, जो भी था, चलिए एक बार और अलग देते हैं, है ना। एक प्रोडक्ट आता है आपका एक प्रोडक्ट आता है आपका रजनीगंधा का, पान मसाला है, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, इस तरीके का इसका कुछ वो है, टाइट वो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं यार, टैग लाइन, हाँ। ठीक है, दिमाग से निकल जाता है कभी। तो इनके प्रोडक्ट ये आता है, पान मसाला बहुत बिकता है ना, बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। तो पान मसाला आता है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो जो ये था, इसके अलावा इन्होंने और भी चीज़ों में डाइवर्सिफाई किया अपना धंधा। डाइवर्सिफाई का मतलब जो होता है कुछ न्यू प्रोडक्टों को लॉन्च करना। क्या क्या मैं किया, मैं यहाँ पे एक तरीके से बताता हूँ। पहले रजनीगंधा था, ये बेचते थे, इसके बाद फिर इन्होंने क्या निकाली, इसके बाद इन्होंने निकाली पल्स इलायची। तो क्या जी पल्स इलायची क्या फ्री में बन रही है, नहीं बन रही है भाई, इसकी अलग कोई ना कोई यूनिट होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, है ना, मार्केटिंग यूनिट अलग होगी, जो भी हो। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, बट चीज़ें मुझे याद रहती हैं ना, चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत याद है। तो इसके लिए बिजनेस फाइनेंस की नीड नहीं हुई होगी, जाहिर सी बात है। दूसरा फिर इन्होंने निकाली पल्स की टॉफ़ी, है ना, जिसमें नमक सा आता था, कच्चा आम करके एक टॉफ़ी थी, कच्चा आम था यानी पल्स कच्चा आम करके एक टॉफ़ी थी, उसमें नमक सा आता था, ठीक है, वो निकाली। फिर मैं इन्होंने एक खजूर टाइप का एक वो निकाला, अपना एक प्रोडक्ट, पल्स का एक खजूर आता था, है ना, सिल्वर, उस पर सिल्वर सी छप उस पर चुपकी रहती थी, लाइक सिल्वर फॉइल या जो भी कहते हैं उसे, है ना। तो तो अब इधर पहले तो ये काम कर रहे थे, पर इन्होंने अपने क्या किया, क्षेत्र को क्या किया, इन्होंने डाइवर्सिफाई किया, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब आप अलग अलग चीज़ों में क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट नए नए लॉन्च कर रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अलग अलग चीज़ों में, तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन जब करेगी कोई कंपनी, अपने नए कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो उनको क्या ज़रूरत होगी, उनको फंड्स की ज़रूरत होगी, नो डाउट। और जब फंड्स की ज़रूरत होगी तो वो फंड्स होना चाहिए, वो, ठीक है ना। आप पढ़ लेना, इसमें वैसे इतना बुरा भी नहीं दिख रहा है, सब क्लियर है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, समझ में आ जाए। टू अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भाई अब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है ऑल ऑफ अ सडन कि आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है ना। ऐसे आप भी तो क्या करते हो, आप इंतजार करते हो बिग बिलियन डेज वाली सेल का, या फिर द ग्रेट इंडियन सेल का अमेजोन पे। आपको क्यों इंतजार करते हो, आपको लगता है ना कि लाइक कि उन दिनों में चीज़ें सस्ती मिलेगी। किसी को शूज़ चाहिए वो शूज़ लेता है, किसी को ईयरफोन चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, तो इस तरीके की सेलों का इंतजार करता है। तो बट आपके पास पैसे होते हैं तभी तो आप इन चीज़ों को ले पाते हो। ऐसे बिजनेस में भी है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हमने और हमने ग्रैब कर ली, जहाँ पे हमें सस्ता दिख रहा है अपनी चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। चले आएंगे।
इसमें कुछ है नहीं अब तक, बट जहाँ जहाँ चीज़ें, अब इसमें क्या होगा, टर्म्स का खेल है बस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्टली क्या है, शब्दों का खेल है, कुछ टर्म्स हैं उनको बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। वैसे इतना कुछ हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, और पीजीटी लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने हार्ड नहीं आते हैं, बट हम करेंगे थोड़ा एक लेवल ऊपर चढ़ के, है ना। अब आप जो सोच रहे होंगे कि ये क्या बिजनेस फाइनेंस वगैरह, क्या हमें डायरेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट कराते, लाइक, है ना, मॉडर्न चीज़ों से स्टार्ट कराते। बट मैंने बिजनेस फाइनेंस से लेके इसलिए किया, जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ मतलब जो जितनी ज़्यादा डीपली आप पढ़ लेते हो ना, उसमें गलतियों के चांसेस फिर थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। अब आपको पसंद नहीं आए तो आगे को कर लेना, उसको आगे बढ़ा लेना, कोई ऐसी कोई वो नहीं है ज़बरदस्ती। अगला पॉइंट है, फाइनेंस इज से टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर जी पॉइंट बन के आएगा तो जी बन के इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बिजनेस का लाइफ ब्लड क्या है, तो फाइनेंस है लाइफ ब्लड बिजनेस का। ठीक है, इधर मैं क्वेश्चन बना के लिख दे रहा हूँ, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। जो मैं बता दिया करूँ कि ये चीज़ दिमाग में रखनी है, वो हमेशा दिमाग में रखनी है। फाइनेंस क्या है, आपका लाइफ ब्लड है बिजनेस का। ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था अभी पिछली लाइनों में, कि सिर्फ और सिर्फ हमें जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तभी नहीं चाहिए, बल्कि हर एक स्टेज पे चाहिए। ठीक है, ताकि हम बिजनेस को बरकरार रख सकें। ठीक है, इट मस्ट बी अवेलेबल एट द टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड, जिस समय ज़रूरत है उस समय तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इट मस्ट ऑल्सो बी एडुकेट फॉर द पर्पज फॉर विच इट नीडेड, मतलब जितना चाहिए उतना ही चाहिए जी। और है मतलब अभी हमें सपोज करो कि दो कोई मशीन 10 लाख की है और हमें उसे लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बिजनेस ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। तो अब 10 लाख की मशीन है तो 10 लाख ही चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 लाख से काम हो जाएगा, है ना। तो 10 लाख चाहिए, भले ही आप इसको क्या करो, आप बोरोड फंड से लाओ, मतलब कहीं बाहर वाले से लाओ, या अपने आप आपकी कोई सेविंग्स इतनी है या आपके पास अपना ओनर्स का फंड इतना है, उससे ले लो, वो एक अलग चीज़ है ना। बट जितना फंड एडिक्वेट है उतना ही चाहिए। ठीक है। दस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग business into existence, to keep it alive and to keep it और see it grow। तो फाइनेंस हमेशा हर कंडीशन में चाहिए, जो हमने लाइन पढ़ी भी थी कि फाइनेंस आपको कैसे चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए। ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब बिजनेस को बरकरार रखने के लिए, मतलब एग्जिस्टेंस सॉरी अस्तित्व में आने के लिए, टू कीप इट अलाइव मतलब उसको बरकरार रखने के लिए, और टू सी इट ग्रोइंग लाइफ कि जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो उस सारी स्टेजेस में हमको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। मैन मटेरियल मशीनरी एंड मैनेजर, जैसे मैंने अभी कही थी ना, लैंड लेबर, है ना, एंटरप्रेन्योर, ये सब की बातें हमने की थी ना अभी, तो वही चीज़ें आ गई कि भाई मैन हो चाहे मटेरियल हो, मशीनरी हो, मैनेजर्स हो, भाई वो आपके नीचे क्यों काम करेंगे, वो तभी काम करेंगे ना जब उनको उनकी सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो उस केसेस में भी हमको क्या चाहिए, हमें फंड्स चाहिए, वही सब लिखा है आगे। Many business firms are known to have failed mainly due to the shortage of finance। बहुत सारे बिजनेस हैं ऐसे जो क्या होते हैं कि जिसमें शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस होती है तो वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस हैज इंक्रीज इन मॉडर्न टाइम, मतलब आज के दिनों के हिसाब से देखा जाए ना, मॉडर्न टाइम्स में तो फाइनेंस की जो नीड है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइक फ्रॉम हम अगर हम ट्रेडिशनल टाइम को मॉडर्न टाइम से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई आज की डेट में जो फाइनेंस जो चाहिए किसी भी धंधे को करने के लिए, वो वो वाकई में ज़्यादा चाहिए। ठीक है। इन्होंने दो रीज़न बताए, द बिजनेस एक्टिविटी आर नाउ अंडरटेकन ऑन अ मच लार्जर स्केल देन इन द पास्ट। ये तो बात सही है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस एक्टिविटी हैं आजकल वो क्या क्या हो रही हैं, वो पहले के मुकाबले कैसे हो रही हैं, लार्जर स्केल पे हो रही हैं। पहले मतलब छोटे छोटे स्केल पे छोटी छोटी फैक्ट्री छोटी छोटी चीज़ें होती थी, अब वही बिजनेस क्या है, वो लार्जर हो रहा है। भाई सीधी सीधी बात है, अब ये तो लार्जर बेसिस पे होंगी ना। अब पहले के टाइम पे अगर हम बात करें, अब हम बात करें 1947 की, मतलब आज से हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी तब से बात करें, तब से नहीं बात करते, चलिए हम तब से बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। हम बात करते हैं कंपेयर अगर हम करें 2000 को बट से 2023 से,
ईयर को, है ना। तो आप 2000 में देखेंगे तो 2000 में चीज़ें थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीज़ें नहीं थी, बट बहुत कम लेवल पे थी, है ना। बट क्या कम लेवल पे क्यों थी, ज़्यादा भी तो हो सकती, बट उसके लिए रीज़न था ना। रीज़न क्या था, रीज़न एक ये रीज़न भी है। रीज़न क्या है, सबसे मेन रीज़न क्या है, डिमांड और सप्लाई का रीज़न। तो मार्केट डिमांड और सप्लाई का रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न है ना। उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी हमारे देश की, लाइक आज के टाइम पे तो कम ही होगी ना, है ना। तो एक पॉपुलेशन फैक्टर, ठीक है। और दूसरा फैक्टर हम देखें अगर तो टेक्नोलॉजी फैक्टर। तो ये दो फैक्टर तो मैंने अभी एकदम से बता दी कि भाई उस टाइम पे सन 2000 की में जो पॉपुलेशन होगी, कम पॉपुलेशन होगी तो कम डिमांड होगी, और कम डिमांड होगी तो सप्लाई भी तो कम ही करनी पड़ेगी ना। हम्म, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी तब इतनी एडवांस नहीं होगी। तो जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी तो क्या होगा, चीज़ें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपकी मार्केट में आएंगी। तो ये एक रीज़न मेरे को समझ में आता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला है, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स देन इट इज़ यूज टू बी। भाई जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले क्या होती थी, पहले में सारा काम क्या होता था, मैनुअली होता था। तो जब काम मैनुअली हो रहा था, अब काम क्या हो रहा है, अब काम टोटली मशीनों पे हो रहा है। अब तो एआई वाई सिस्टम भी आ गया, सब सेल्फ एआई सिस्टम है ना। अपने आप ही बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब चीज़ें क्या हो गई हैं, अब कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, है ना। तो अब ये है कि अब इन सब चीज़ों के लिए क्या है, अब मैंने ऑलरेडी बता दी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो चीज़ें भी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। विद द ग्रोथ इन द साइज, with the growth in size and volume of business and with the increasing complexity of production and trade, there is growing need of finance। भाई जब चीज़ें इस तरीके से चेंज होंगी तो फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी भाई। without adequate finance no business can survive and without efficient financial management no business can earn profit and grow। क्या कह रहे हैं आपको अगले पॉइंट में, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी बिजनेस आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। बिजनेस में क्या ही की चीज़ की ज़रूरत है, फाइनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस कैन सर्वाइव एंड विदाउट एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई सिर्फ पैसा होना ही ज़रूरी नहीं है, फाइनेंस होना ही ज़रूरी नहीं है। उस फाइनेंस का क्या होना चाहिए, अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। और वो कौन करता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, मैनेजर करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए किसी भी बिजनेस में। और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो बिजनेस क्या करेगा, प्रॉफिट भी करेगा और ग्रो भी करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ए फर्म इज पॉसिबल इफ इट यूटिलाइज इट फंड इन एन इफेक्टिव मैनर। अब भाई सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब कि बिजनेस बरकरार रहे, और ग्रोथ वो कब हो पाएगी कि जब आप फंड्स को बहुत ही इफेक्टिव मैनर में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक लाइन है कॉलिन ब्रुक्स ने दी है कि अगर हम गलत प्रोडक्शन मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं या गलत सेल्स मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपके कुछ 100 ही चीज़ें बर्बाद होंगी। मतलब लाइक 100, हम इसको ऐसे कंपेयर कर लेते हैं कि 100 रुपये और हम 1000 पे कंपेयर कर लेते हैं कि आपने मान लो कुछ मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपने मतलब कुछ फॉल्टी प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज़ किया है या सेल्स मैनेजमेंट भी आपका फॉल्टी है, तो हो सकता है आपको 100 रुपये का ही लॉस हो, 100 रुपये का ही नुकसान हो, ठीक है। बट अगर आपने फाइनेंस के मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर दी तो वहाँ सिर्फ वो लॉस आपका जो नुकसान होगा आपका वो 100 का नहीं होगा, वो हज़ारों में हो जाएगा। तो ये कहते हैं आपके कॉलिन ब्रुक्स नाम की, वो कहते हैं, है ना। If a firm ignores finance, it does so at its own peril। अगर क्या और क्या कहने हैं, अगर कोई फर्म फाइनेंस की पार्ट को इग्नोर करती है तो जी वो अपनी रिस्क पे करती है ना, और इसको उसका खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा, है ना। अ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। आगे वो क्या कहते हैं साहब, वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर प्रॉपर वो हो रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट हो रहा है तो उससे क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलेगा और वो राइट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आगे चलें,
रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर डिसिप्लिन्स। अब फाइनेंस की अलग डिसिप्लिन में के साथ क्या क्या रिलेशन है इसको हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये इजी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ ये पूरा लेक्चर इसी में मैं पूरा करवा दूँ। क्या है ट्रेडिशनली पहले क्या था, फाइनेंस जो था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्या था, इकोनॉमिक्स का पार्ट था। पर जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन इन द सेंस चीज़ें जब जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मॉडर्न फाइनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फाइनेंस को हमने क्या कर दिया, एक अलग सब्जेक्ट बना दिया इकोनॉमिक्स से अलग करके। ठीक है, बट हम ये कहेंगे कि भाई ये कभी भी चीज़ें अलग नहीं होती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या आप साइंस को मैथ से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैथ को साइंस से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जी वैसी चीज़ें हैं कुछ कि फाइनेंस को हम इकोनॉमिक्स से अलग नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी है कुछ। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अदर फैक्टर को एनालाइज करेगा। अदर फैक्टर जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखेगा, इन्फ्लेशन रेट देखेगा, है ना, रिसेशन देखेगा, बूम देखेगा, टैक्स स्ट्रक्चर देखेगा, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। भाई मान लो कोई बाहर के जने तो अपने देश में करना है इन्वेस्टमेंट, या हमको ही अपने देश में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे ना। बट ये सब चीज़ें पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट तो है नहीं, बट फिर भी उसको देखनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन रेट क्या है, रिसेशन है, बूम है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से फिर उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। और हम ये कह सकते हैं ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, और मेरे को एकदम से याद आया कि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं वो कि कुछ चीज़ें दे देती हैं आपको, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे दे देते हैं ना। उसमें ऑप्शन दे देते हैं, लाइक पहले दे देंगे इन्फ्लेशन, ठीक है, दूसरा दे देंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, तीसरा दे देंगे आपका तीसरा दे देंगे आपका अ, तीसरा दे देंगे आपका पॉवर्टी, है ना, चौथा दे देंगे सपोज आपका डिमांड या सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई करके दे देंगे। तब वो पूछ रहा है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखे हैं एग्जाम में, है ना, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा पार्ट है ना। हालांकि अगर मैं इन चीज़ों को देखूं तो कुछ भी मैक्रो नहीं है, कुछ भी माइक्रो नहीं है। ठीक है, कैसे, मैं ऐसे बताता, देखो भाई, अब जब इन्फ्लेशन देख रहे हो आप, ठीक है, सपोज करो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं। अब अगर इन्फ्लेशन हम ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इंडिया फिर क्या हो गया, इंडिया का लेवल छोटा हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से जब देख रहे हैं। सही कह रहा, इंडिया का लेवल हो गया छोटा, और रेस्ट वर्ल्ड कैसा हो गया, जी पार्ट हो गया मैक्रो का, जी हो गया फिर माइक्रो, है ना। वहीं अब इंडिया के लेवल के हिसाब से देखें तो इंडिया क्या बन जाएगा, मैक्रो बन जाएगा। और अगर हम इसमें कुछ स्टेट्स के से कंपेयर करें तो वो पार्ट क्या बन जाएगा, वो माइक्रो बन जाएगा। समझ में आई। तो मेरे नज़रिए से देखा जाए तो जो चीज़ मैक्रो है वो माइक्रो भी हो सकती है, और जो माइक्रो वो मैक्रो भी हो सकती है ना। बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स वगैरह हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो ऑल हमेशा, मतलब लाइक, आपको तो पढ़ने की टाइप से देखना है ना, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा क्या रहेंगी, मैक्रो और माइक्रो के हिसाब से आपको याद रखनी है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें अलग से इनको नोट कर लेना। देखो
क्या क्या दे रखा है, जैसे इन्फ्लेशन, रिसेशन, बूम, टैक्स स्ट्रक्चर, इकोनॉमी में प्रिवेलिंग कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम, मनी, कैपिटल मार्केट, फिस्कल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सब किसके पार्ट हैं? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है। और उसके अलावा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो चीज़ें कवर होती हैं उनको भी आप उनके एग्जाम्पल भी देख लेना। नो डाउट कभी भी एक नंबर में सवाल ऐसा आ चुका है पहले, तो मैंने बता दिया इस तरीके के सवाल, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है? अकाउंटिंग सर्व एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम टू फाइनेंस इंफॉर्मेशन जनरेटेड थ्रू अकाउंटिंग यूज इन फाइनेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अकाउंटिंग कहाँ पे ख़त्म होती थी? आपने पढ़ा था ना अकाउंटिंग वाला मेरे से जो लेक्चर, अकाउंटिंग कहाँ होती थी बताइए आप? ख़त्म क्या अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाके ख़त्म हो जाती थी? आपने प्रॉफिट निकाल लिया, फाइनेंशियल पोजीशन निकाल ली, मतलब बैलेंस शीट बना दी, क्या अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती थी? नहीं, नहीं होती थी ना। हम उनको क्या करते थे? हम उनको एनालाइज भी करते थे और फिर उसके बाद क्या करते थे? इंटरप्रेटिव भी करते थे। किसके? एंड यूजर्स को। तब जाके ही तो ख़त्म होती थी आपकी अकाउंटिंग, है ना? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत काम की होती है, नो डाउट होती है। तो आप जब भी देखोगे, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने जब भी कोई टॉपिक पढ़ा हो, मान लो आपने कभी पढ़ा हो अपने उस कॉलेज वगैरह, तो आप कभी भी देखोगे तो वहाँ पे सारे जो चैप्टर्स हैं वो, उनमें जो भी डाटा यूज हो रहा है, मैं तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो डाटा यूज हो रहा है, जैसे लीवरेज निकालने के लिए क्या यूज हो रहा है? EBIT। तो EBIT क्या है? तो प्रॉपर्टी है या नहीं है? बताओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए क्या यूज हो रहा है? बैलेंस शीट के आइटम्स यूज हो रहे हैं। हम्म तो ये कहाँ से आ रहा है? आ तो जी डाटा अकाउंटिंग से ही रहा है ना। हम्म तो वही वो बात कर रहा है। तो आप कभी भी देखो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं, है ना, वो कहाँ से लेके आ रहे हैं? वो आप लेके आ रहे हैं अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग सर्व एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम टू फाइनेंस। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, पूछ सकता है कि भाई फाइनेंस के लिए या बिजनेस फाइनेंस के लिए या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन का काम होता है वो कौन सा डिसिप्लिन के अंडर हो सकता है? तो आपका अकाउंटिंग हो सकता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है अकाउंटिंग के थ्रू, लाइक P&L वगैरह बनाते हैं हम, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं उसका यूज़ फिर हम काय में करते हैं? फाइनेंस में करते हैं। काय के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज सब पार्ट ऑफ फाइनेंस। हम कह सकते हैं अकाउंटिंग जो है वो एक सब पार्ट है फाइनेंस का। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स फाइनेंशियल मैनेजर टू स्क्रूटनाइज पास्ट परफॉर्मेंस एंड मेक फ्यूचर डिसीजन। अब जो अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर रहती है किसके लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैनेजर के लिए, ताकि वो अपनी पास्ट की परफॉर्मेंस को क्या करके उनको स्क्रूटनाइज कर सके, उसकी स्क्रूटनी कर सके, पता कर सके कि पास्ट की परफॉर्मेंस में आपकी है परफॉर्मेंस में क्या चीज़ों में लैग आ रहा है, और उसके हिसाब से उनको क्या डिसीजन लेनी चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, अगला रिलेशनशिप विद मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब इसके साथ क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, क्या संबंध है? In modern finance theory, some advanced tools of mathematics, statistics, and quantitative techniques are used in analyzing financial theory। मतलब फाइनेंशियल थ्योरी जब भी हम कुछ भी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम इन सब चीज़ों का, इन मेथडों का यूज़ करने हैं। कहीं हम देखने को मिलेगा कि हम एवरेज निकाल रहे हैं चीज़ों का, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, कहीं कुछ ही चीज़ का यूज़ करने हैं तो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का हम फाइनेंशियल थ्योरी में यूज़ करते हैं। जैसे कि वैल्यूएशन करना हो ऑप्शंस का, डेरिवेटिव्स का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो ये क्या चीज़ें हैं, क्यों चीज़ें हैं, ये मैं खुद से नहीं बताऊंगा,
कि वैल्यूएशन कैसे होता है, ऑप्शंस का, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आपको और नॉलेज चाहिए, आप खुद से सर्च करिए, पढ़िए, या फिर मेरे से भी और नॉलेज चाहिए तो मेरी जो अदर वीडियोस तो खैर अभी नहीं है, लाइक वो तो सिर्फ पेड बैचेस में है, वो भी एक आध कोचिंग वगैरह में पढ़ाया है तो उसमें है, वैसे नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीज़ें हैं, है ना, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, बस ये याद करिए कि मैथमेटिक्स स्टैटिक्स भी क्या है, एक डिसिप्लिन है जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ बात करता है, उस इसको टूल्स की तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, हम जो भी चल चल रहे हैं, EMRS और PGT एग्ज़ाम्स को देख के चल रहे हैं मध्य टाइम, मतलब एचटेट हुआ, है ना, और आपका एचटेट के रिगार्डिंग अभी एक पेपर हुआ था ना HPSC का कुछ, उसके रिगार्डिंग मतलब लेक्चरर मतलब का पेपर हो 11th-12th से रिलेटेड, बस चाहे DTPS भी हो चाहे कहीं का भी हो, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ। ठीक है, बाहर चला जाए तो मतलब लाइक मेरे पे आके बोल देना, मेरे को आके 100 गालियाँ दे देना, 100 बार बोल देना, बट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जितना बता रहा हूँ उतना कर लो। ठीक है, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशन, बिसाइड अब द फाइनेंस इज आल्सो ट्रीटेड विद अदर डिसिप्लिन सच एज मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पता होगा, लाइक जब भी हम चीज़ों मतलब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, मतलब जब ऑपरेशंस जो चल रहे हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। पर्सनल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू वर्कर्स और लेबर्स or employees, etc. The finance manager had to operate in coordination with other part of the management to achieve its objectives. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन सब के साथ क्या करना पड़ता है, तालमेल बना के रखना पड़ता है, ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइमली पूरे हो पाएँ। होप आपको इतना अच्छा लगा होगा। मैं इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर देता हूँ, बट इस पूरे को मैं आज फिनिश कर दूंगा, जस्ट बिकॉज कि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। फिर से पानी पीने जाऊंगा, है ना, और आके देखता हूँ मैं, है ना। और फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, बिकॉज मेरे से कुछ बच्चे कहते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए, है ना। मैं ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ तो फिर तुम्हें देखने में भी दिक्कत होती है। इतना देखो, उसके बाद फिर एक और वीडियो बना देता हूँ। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज और कल तक ये पूरा कर देंगे कवर। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी अब तक पेपर हुए हैं आपके PGT लेवल पे, चाहे वो एस्टेट हो चाहे स्टेट टेट हो, और आपके पास कोई भी पेपर हो लाइक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आपके पास किसी भी स्टेट का PGT लेवल के कोई पेपर हो, एस्टेट हो या अदर स्टेट के, राजस्थान वगैरह, हरियाणा वगैरह, या कहीं के भी कुछ भी एग्ज़ाम पेपर हो, तो मुझे मेरे चैनल पे या लाइक मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। और इंस्टाग्राम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, अभी भी बता देता हूँ मैं आपको। चलिए एक बात और बता देता हूँ, इंस्टाग्राम बना हुआ है हमारा गुप्तास क्लासेस के नाम से। ठीक है, और लोगो वही है जो हमारा लाइक इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर जो लोगो बना हुआ है। ठीक है, तो तब तक अब अभी के लिए मैं थोड़ा अलविदा लेता हूँ, फिर से आपसे मिलूँगा और आपके जो लेक्चर है ये पूरा मैं कराऊँगा। मैं मोस्ट ऑफ द ये है कि 1 महीने के अंदर ये थ्योरी वाला पार्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो पूरा करा देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और हम क्वेश्चन भी करेंगे, दबा के क्वेश्चन करेंगे एक टॉपिक से रिलेटेड। हम ऐसा क्या करेंगे कि जैसे ही एक टॉपिक हो गया कोई भी, जैसे हमने सपोज करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा पार्ट कर लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक मतलब जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं PGT लेवल के एग्ज़ाम में, चाहे वो हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, या कहीं पे भी हो, XYZ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो पहले आए हैं, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आप मिलके दोनों साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ 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 एक काम और करिए, इस वीडियो को थोड़ा शेयर और कर दीजिएगा, है ना। जी, मेरे आपसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि लाइक कि जो हमारा जो लाइक जी हमारा जो इंटरेक्शन है वो जल्दी वो लाइव वाला इंटरेक्शन बने। क्योंकि जस्ट बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं लाइव नहीं जा पाऊँगा, मैं अपनी चीज़ों को नहीं करा पाऊँगा। तो हो सकता है फिर हम आगे और भी चीज़ें बढ़ाएंगे, है ना।
एस्टेट वेस्टेट हर तरीके का जितने भी कोड मतलब कॉमर्स से रिलेटेड स्टफ होता है सब फिर देंगे आपको। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इसको शेयर करिए अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ, और जो भी इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं EMRS में कॉमर्स या फिर एस्टेट वगैरह में कॉमर्स से रिलेटेड, उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।